नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि इस वक्त प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि गरमानी चाहिए थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन कहें दक्षिण हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के ज्यादा सरगर्मियां हैं, ना कि इतनी लोकसभा चुनाव को लेकर के। और जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि किस तरीके से बीजेपी अपना ओरा खड़ा कर रही है, परसेप्शन बना रही है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हर रैली में कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। लेकिन यहाँ फिर सवाल उठता है कि अहीरवाल में सबसे ज्यादा गरमाई है तो विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति गरमाई है। एक तरफ राव खेमा है जिसमें कहें कि टिकट पाने के लिए राव की पैरवी में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से राव उनको टिकट दिला दे। राव के भी कई सारे समर्थक हैं। उधर बीजेपी है और बीजेपी के नेता भी लगे हुए हैं, उनकी चिंता बढ़ी हुई है 2019 से ही कि कहीं ऐसा ना हो राव की चल जाए और फिर टिकट उनकी कट जाए। क्योंकि आज ही कहें कि चुनाव समिति में राव का नाम आया है, जो प्रदेश चुनाव समिति बनी है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ दो शख्स है, प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी और पूर्व पार्षद विनय यादव जी, जो लगातार राजनीति विश्लेषण करते हैं और जानकार हैं अच्छे राजनीति के। विनय जी के पास भी एक अच्छा अनुभव है, राजनीति लोगों के बीच बैठते हैं, तो इन्हीं से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बॉबी राव जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। आज जो हमने खबर दिखाई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव समिति के अंदर लिया है, जो प्रदेश चुनाव समिति बनी है बीजेपी की, किस तरीके से देखते हैं? क्या राव का जो है कहें कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मोहनलाल जी नमस्कार, विनय भाई नमस्कार। मतलब चुनाव समिति में लिया है तो हरियाणा के सीनियर लीडर हैं और अपने दक्षिण हरियाणा की लोकसभा की 3 सीटों पे उनका प्रभाव है। तो अब मोहनलाल जी, चुनाव समिति में बड़ा अच्छा बात है। रही बात टिकट कटने की, टिकट नहीं कटेगी। अब आप देखो कि अब जो ये हरियाणा की चुनाव समिति में लिया है, इसमें सुधा बहन जी और अपने भूपेंद्र भाई, वो तो केंद्रीय समिति के मेंबर भी हैं। अब हरियाणा से अब टिकट की अप्लाई होगी तो हर एक लोकसभा क्षेत्र से भाई एप्लीकेंट तो होते ही है, टिकटार्थी तो बहुत होते हैं। अब लड़ेंगे, स्कूटनिंग होगी, स्कूटनिंग करके ये लोग भेजेंगे, इनका काम है स्कूटनिंग करके और अपनी सिफारिश करके भाई ये सीट निकाल सकते हैं कैंडिडेट, ये कर सकते हैं, इसको आगे भेजने का। तो ये अच्छा निर्णय लिया है मोदी जी ने, पार्टी ने भी अच्छा निर्णय लिया है। सीनियर जितने लीडर थे हरियाणा के, अपने रामविलास शर्मा जी भी इसमें लिए हैं, अपने बराला साहब भी लिए, पूर्व अध्यक्ष भी लिए हैं, महिला की टिकटें भी जाएंगी तो जो महिला की प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी लिया है। तो ये अच्छा निर्णय लिया है। नहीं, अलग अलग विश्लेषक अलग अलग इस पे अपनी राय रख रहे हैं। भाई राव को ना लड़ा के आरती राव को टिकट दे दे, राव को कहीं बड़ी और जिम्मेदारी दे दे, या कहीं का जो है राज्यपाल बना दे, तमाम कयास है। लेकिन सवाल फिर आता है कि जो प्रदेश की राजनीति है उसमें ज्यादा चिंताएं बढ़ गई। तो राव समर्थक मानते हैं अगर कहीं राव की ना चली तो उनकी टिकट नहीं कटेगी। इधर बीजेपी समर्थक अपना दाव लड़ा रहे हैं। तो तमाम ये खींचम तान जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ के गए, राव पे हाथ रख के गए हैं। मोहनलाल जी, मैंने आपको अपनी पिछले वाले भी आपके चैनल पे मैंने कहा था कि ये अपना पराया जो कर रहे हैं, ये चंद लोग हैं जो ये कर रहे हैं। राव साहब ने तो पिछली बार भी भाई 8-9 कैंडिडेट, ये जो 10-12 सीट थी इसमें से 8-9 कैंडिडेट तो भाई अपने बीजेपी ने दिए थे। अब ये अपने सिंगला साहब हो गए, या अपने क्या नाम है पटौदी से जरावता साहब हो गए, सीताराम जी हो गए, ये कोई राव साहब के रिश्तेदार थोड़ी है कि राव साहब के भाई बंदे, राव साहब की बुआजी के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं। राव साहब ने तो अपने भाई और भतीजे दोनों हरवा दिए थे, सगे भाई भतीजे। अगर ये पार्टी में राव साहब अगर पार्टी के लिए काम नहीं करते या पार्टी को अपना नहीं समझते तो मोहनलाल जी कैसे हरवाते? आप जरा मुझे बताइए, कौन अपने यारे प्यारे को या अपने सगे भाई को या सगे भतीजे को कौन हरवाना चाहेगा राजनीति में? कोई। लेकिन लेकिन बॉबी राव जी जिस तरीके से बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, उससे कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं कि हमारा पलड़ा भारी और टिकट वितरण की बारी आए विधानसभा चुनाव में तो हमारे ज्यादा समर्थकों, राव कहते हैं हमारे ज्यादा समर्थकों। राव ने भी कई सारे, चाहे सजन पहलवान की बात कर ले, चाहे और किसी की कर ले, सुनील मूसेपुर की कर ले, चाहे कहें इसकी जो है आंखों का कैंप लगाते हैं, क्या नाम है इनका, और भी कई सारे समर्थक है, अलग अलग समर्थक है, राजवीर यादव हो गए, तो और भी कई सारे समर्थक है जो लग रहे हैं अलग अलग खूब पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। तो ये जो द्वंद्व दोनों के बीच में है,
वो कहीं ना कहीं चिंतित भी कर रहे हैं। मोहनलाल जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर एक इंसान की, जो राजनीति में है उनकी हर एक की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप जो राव कैंप की बात कर रहे हैं, तो राव कैंप में तो 19 के इलेक्शन में भी काफी दावेदार थे टिकट के, मगर राव साहब ने जब सुनील को टिकट दिलवाई तो राव कैंप से तो किसी ने बगावत नहीं की थी। वो सारे चुनाव में डट गए थे। यहीं पटौदा था, यहीं जिन जिनका नाम ले रहे हो आप सभी यहीं थे, और उनसे भी सीनियर आदमी थे जो आजकल घर बैठे हैं, मगर वो जब चुनाव लड़ने के एस्पिरेंट थे। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई राव साहब के यार, चलो ठीक है, हर एक की महत्वाकांक्षाएं होती है, सब अपना दिखाते हैं, कर रहे हैं कोशिश की हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। अब टिकट जिसको तो पार्टी मेरा फिर सवाल ही सिर्फ ओरा बनाया जा रहा है राव समर्थकों का, ये वाकई उनको लगता है कि राव साहब टिकट दिला पाएंगे? अगर मैं आज की डेट में 2 कैंडिडेट मेरी निगाह में हैं, चाहे सजन पहलवान है और सुनील मूसेपुर है, जो दावे से ये समझ रहे हैं कि हमारी राव पैरवी कर देंगे और हमें टिकट मिल सकती है, तो सुनील मूसेपुर का दिला चुके। बाकी अभी और जैसे राजवीर भी है और भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो लग रहे हैं, क्योंकि हर चुनाव के वक्त निकल के आते हैं ये इस तरीके से 8-10, चाहे राव खेमे से हो चाहे बीजेपी के खेमे से हो। मोहनलाल जी, ये चुनाव से 6-8 महीने पहले लोग अपने पैसे का दिखावा करते हैं कि भाई हम ये खर्च कर देंगे, ये कर देंगे, एक ऑरा क्रिएट करते हैं। अब चलो, चाहे पार्टी के हो चाहे बगैर पार्टी के हो, आदमी करता है, प्रयास करता है। मैंने आपको बताया कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब जिन जिन की महत्वाकांक्षाएं हैं तो प्रयास तो करते हैं, और ये एक आजकल एक फैशन बन गया है कि भाई किसको प्रयास करना है, तो भाई नजर में आना है, तो नजर में आने के लिए दुनिया हजारों पोस्टर छपवाती है, अपना प्रचार करती है, तो सब कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये बताइए, जो हम बात कर रहे हैं कि हर वक्त चुनाव के वक्त आते हैं, सवाल आपने सारे सुन लिए, बोबी राव जी साथ के अंदर, ये एकदम चुनाव के वक्त निकल के आते हैं, फिर ठंडा मामला पड़ जाता है और बीजेपी का खेमा एक तरफ राव का खेमा, कहने लगे लोकसभा चुनाव के बाद और तस्वीर बदल के आएगी, और यानी कि उग्रता नजर आएगी इन तमाम लोगों के अंदर कि कौन टिकट ला सकता है, और सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव से ज्यादा सरगर्मियां विधानसभा चुनाव को लेकर के। देखिए मोहन जी, राव साहब का अपना एक नेचर रहा है राजनीति के लिए। अगर वो साइलेंट रह के ज्यादा बातें करते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मियां, तो ये जो लोकसभा के फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो भी विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो सब ये ट्रायल कर रहे हैं अगर लोगों के अंदर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। और राव साहब के लिए या कोई भी सांसद है या बड़ा नेता, उसके लिए ये सुनहरा अवसर होता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो वो उनको खुली छूट देते हैं कि आप अपने बैनर होर्डिंग लगाइए, मेरे नाम की पैरवी कीजिए, मेरी फोटो लगाइए। तो उनका जो बड़े नेता है, उनका बिना चुनाव में अपना निजी खर्चा किए हुए अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिन्होंने उस सांसद के थ्रू या मंत्री के थ्रू जो भी पैसे कमाए, उसको खर्चवाने का एक सुनहरा अवसर होता है। और वो खर्चते हैं क्योंकि वो उन्हीं के दम पे जो पैसा कमाते हैं, वो किसी भी क्षेत्र का व्यवसाय कर रहे हो, चाहे उद्योग धंधे हैं, जो प्रॉपर्टी का है या अपने इंडस्ट्री से या अन्य तरह का कोई भी अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उसका जो आशीर्वाद उनको मिला है पूरे 4 साल 4.5 साल अपने मंत्री का, उस आशीर्वाद का वो अपना एक साइड से आप ये लगा लीजिए, उसको अपने मंत्री के प्रति समर्पित कर रहे हैं, वो इसलिए खर्चा करते हैं। अगर बात करें लोगों में रुझान की, अब वो कैंडिडेट है या नहीं है विधानसभा के, जब पार्टी कैडर ही तय करेगा टिकट किसको मिलेगी, तो स्वयं वो अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं, मेरी समझ से, जनता की समझ से चीजें बाहर रहती है। और अगर आप बात करें, अभी प्रवीण भाई जी ने कहा, अभी आपने भी कहा, जो एम्स का जो उद्घाटन हुआ था, तो मैं सबसे पहले फिर कहना चाहूंगा, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे राव साहब रहे हैं, या अन्य कोई अन्य पार्टी के क्षेत्रीय नेता रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं, मुझे बताइए एम्स का जब आंदोलन चल रहा था तो कौन सा ऐसा मंत्री या पूर्व मंत्री था जो उनको समर्थन देने के लिए या आर्थिक सहायता देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कोई सरकार का, चाहे वो राव आप समर्थित कह सकते हैं और या पार्टी समर्थित या पार्टी के जो भी कैडर के जो नेता थे या पद पे थे, वो कौन सा उनको सहयोग देने के लिए गए हैं? उसमें विपक्ष के तो गए थे, कैप्टन अजय सिंह यादव हो, और भी नेता है, इनेलो के नेता है डॉक्टर राजपाल यादव, उस आंदोलन में लगातार उन्होंने भागीदारी निभाई है अपनी, लगातार गए मंच पर। लेकिन सत्ता पक्ष की, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बात हमेशा सत्ता, विपक्ष का काम है उनका समर्थन करना। सत्ता पक्ष के ऐसे कौन से नेता थे? एम्स बनना था, बावड़
विधानसभा में। आप मुझे बताइए बनवारी लाल जी कब उनको आर्थिक सहयोग करने या उनको आश्वासन देने या उनके साथ धरने पे गए हो, कब उन्होंने आगे बातों को उठाया हो? हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री घोषणा करके गए थे और उन्होंने खुद उन बातों को डिनाई कर दिया था। आप एक बयान देखेंगे, पुराना अखबारों में भी छपा था, अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा एम्स यहाँ बन ही नहीं सकता, हमारे से तो जबरदस्ती घोषणा करवाई गई है। तो वो जो जबरदस्ती की घोषणा थी उसको अमली जामा पहनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो एम्स संघर्ष समिति की और इलाके की जनता को जाता है 100%। अब बात है सरकार की, तो सरकार के टाइम में अगर यहाँ इसका शिलान्यास हो रहा है तो देखो श्रेय तो सरकार ही लेगी। पीछे आप बात करें कार्य योजना किसी सरकार में बढ़ती है, कोई आप बिल्डिंग या पुल कोई बढ़ गया और वो चुनाव के दौरान उसका उद्घाटन नहीं हो पाया तो दूसरी सरकार आके उसका उद्घाटन करके अपना पत्थर लगा देती है। पर हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है बनाया तो पिछली सरकार नहीं था, जो भी सरकार किसी पार्टी की रही हो, जब वो उसी पार्टी की सरकार ने बनाया, पर उस टाइम जो मंत्री होगा वो अपना पत्थर लगा देता है। ये चीजें जो है ना, अभी एम्स का अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी में क्रेज था, नेताओं में था, तो इतना लंबा समय इन्होंने जो चुनाव को नजदीक लाने के लिए निकाला वो केवल इसलिए निकाला शिलान्यास करके हम इसका ढिंढोरा चुनाव में पीट सके। और मैं यकीन से कहता हूं इस बार लोकसभा के चुनाव में यहाँ हमारे केवल एक ही मुद्दा रहेगा, एम्स एम्स एम्स, और इसको एक मैनिपुलेट किया जाता है अपने वर्करों के थ्रू। आपने कुछ नहीं करना, हर जगह बैनर होर्डिंग में चर्चाओं में, जैसे राम मंदिर, जैसे बिल्कुल राम मंदिर भी इसी तरह का एक मुद्दा है। तो हमारे यहाँ का मुद्दा एम्स है। आपने बात छेड़ दी राम मंदिर की, एम्स की, भाई जो ये ओरा खड़ा किया जा रहा है, मैं अकेला सब पर भारी 300, क्या लगता है भाजपा 150 भी सिमट रही है भी नहीं? या इतनी लिए तमाम लोगों को लाओ, जितने से ज्यादा हो सके लोगों को जोड़ दो, क्योंकि एक एक दिन में 150 लोगों की ज्वाइनिंग। देखिए मोहन जी, अगर किसी आदमी को ये लग रहा हो कि मैं संपूर्ण रूप से सत्ता में काबिज हूं, हरियाणा में पीछे से कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, बंसीलाल जी के हो, देवीलाल जी के हो, चौटाला साहब के हो, तो उनका जो एक तरीका होता है, नजरिया होता है पार्टी में लोगों को ज्वाइन करने का, वो एक अलग तरह का होता है। और जब पार्टी को ये लगता है कि हम पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं उनके अंदर अंदरूनी डर है, मगर वो दिखावा अलग तरह का करते हैं। बाजार में कहावत मशहूर होती है, अगर बाजार का कोई भी व्यापारी अगर कंगाली में है तो वो हमेशा दिखावा ज्यादा करेगा ताकि उसको बाजार से पैसा मिल सके। अगर उसने आपको अपने आप को ये घोषित कर दिया कि मैं मंदे में चल रहा हूं, मेरा व्यापार डूब गया है, तो कोई आदमी उसकी हेल्प के लिए, मदद के लिए नहीं आएगा। तो एक तरह का जो दिखावा हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है। अब किसी ना किसी तरह लोगों के दिमाग में फैला दिया जाए भ्रम। हर लोग आज के देखे हमने भाजपा में वो भी आ गया, वो भी आ गया, कोई विकल्प नहीं बचा है। पर असलियत क्या है, जब भाजपा कहती थी कि हम भ्रष्टाचारियों को या अन्य किसी को पार्टी कैडर में नहीं लाएंगे, तो आज आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, जिन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्रियों ने खूब लंबी लंबी रैलियां करके लंबे लंबे भाषण दिए कि ये भ्रष्टाचारी हैं, हम इनको पार्टी में किसी शर्त पे नहीं ले सकते, जब उन लोगों के साथ ये गलबैयां कर रहे हैं, उनको स्टेज पे हाथ मिला रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो ये अंदरूनी डर उनका है जो है ना, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है। बॉबी जी, आपको लगता है भाई कांग्रेस मुक्त करने चले थे, ये तो भाजपा को ही कांग्रेस युक्त बनाने में आमादा हो गए मोदी जी। और तमाम जो कांग्रेस में बीजेपी के लोग हैं वो आज खुले रहने लगाए जा रहे हैं, उनमें निराशा पनप रही है। एक तरफ आप नई ज्वाइनिंग कर रहे हो, दूसरे के लेकर के आ रहे हो तोड़ फोड़ करके, और मेयर चुनाव ने इसकी तस्वीर आपको बता दी होगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने भी घोषित कर दिया कि आम आदमी पार्टी का जो है चेयरमैन रहेगा। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें एक निराशा पैदा नहीं कर रहा कि आप सब बाहर के आ जाएंगे, आपके रिश्तेदारी अगर रोटी सब्जी खा जाएंगे तो आपके परिवार के लोग क्या खाएंगे, चाचा ताऊ वगैरह, उनको कब मिलेगा? तो आप तो बाहर के ला करके जो पार्टी के अंदर बांट रहे हो। सर ऐसा है, राजनीति में ये सब चलता है, जैसा विनय भाई ने बताया। अगर आप पुरानी राजनीति देखेंगे, ये तो आयाराम गयाराम की राजनीति शुरू हुई हरियाणा से हुई थी। ऐसी कौन सी सरकार है जो हरियाणा में बनी जो बगैर किसी पुरानी सरकार के एमएलए या एमपी तोड़ के या दोबारा उस पार्टी में आके नहीं बनी हो, चाहे वो चौटाला साहब। उन्होंने इतना रोड़ा नहीं मचाया, इतने डंके की चोट पे नहीं कहा कि मैं एक अकेला, भैया तो कहीं मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, सबकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ, सबकी वजह से मैं जीतता हूँ। एक अकेले का क्या नारा हुआ? अगर आपने ही सब कुछ करना है, सारी 542 सीटों पे आपको सांसद बनना है, तो फिर बाकियों को लड़ाने की जरूरत क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं आज कितने मंत्रियों के आप नाम जानते हो केंद्र सरकार में, कितने सांसदों के नाम जानते हो, उनकी जिम्मेदारी क्या है? एक माला के अंदर घुसने नहीं दिया जाता राजनाथ सिंह को, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को,
उनको बाहर खींच दिया जाता है, तस्वीरें आपके सामने भी वायरल हो रही है। फिर कौन काम मोहनलाल करके जी, राजी होगा? मोहनलाल जी, अगर ये तस्वीरें दिखाने लगोगे, बात आओगे, तो अब जो सत्ता के शीर्ष पे होते हैं सब कहते हैं क्या राहुल गांधी जी ने नहीं उतारा है लोगों को? राहुल गांधी जी ने अब जितने भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कितने भी पुराने सीनियर लीडर हैं, चाहे कमलनाथ जी हैं, चाहे आप चौहान साहब छोड़ के गए थे, ऐसी बात करो, कमलनाथ को पूरी जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो सर वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो भाई ये भाई हम तो 2-3 आदमी की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, हमारा मान सम्मान पार्टी में नहीं हो रहा। जब पूरी हाँ, जिम्मेवारी देगी तो वही सत्ता की मलाई खाओ, पहले सत्ता की मलाई खाओ और फिर चले जाओ। सर मैं तो आप मोदी जी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं तो आपसे कांग्रेस का ही पूछ रहा हूँ ना। अब जब कमलनाथ जी ने खुद कहा कि भाई मेरे को भाई मैं तो सच्चा सिपाही हूँ पार्टी का, मगर भाई मुझे अनदेखा किया जा रहा, भाई तेरे को पूरी तो ले लेते ना, ले लेते बीजेपी वाले ले लेते, क्यों मना कर दिया? बीजेपी में क्यों बगावत हुई? सर आपको पता होगा चौहान साहब महाराज जो महाराष्ट्र से पूर्व सीएम थे, वो हमारे हरियाणा के भी प्रदेश प्रभारी रहे थे, और एक योजना पूरी 4-5 साल प्रदेश प्रभारी रहे थे, उन्होंने टिकट बांटी थी हरियाणा की। तो वो भी आज कह रहे हैं जी मेरा दम घुट रहा है, पार्टी मुझे मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, मैं छोड़ के बीजेपी में चल रहा हूँ। अब क्या होता है मोहनलाल जी कि समय का फेर होता है। देखो ये तो कोई पैदा हुआ है, बड़ा भी होगा और बुजुर्ग भी होगा। अब किसी की हर एक की एक उम्र होती है राजनीति करने की, नौजवान आगे आते रहते हैं। नौजवान या तो अपना आप कर्म, आपकी जो कर्म स्थली है वो उसमें आप इतना कर्म करो कि आपको लोग के नहीं मैं नहीं यही रहेंगे यहाँ से, वरना कोई ना कोई मेरा बोलना ये है कि भाई हरियाणा में लोकसभा की तो 10 सीटें हैं, विधानसभा की 10 गुना सीटें हैं, 90 सीटें हैं, तो सबसे बड़ी चर्चा तो लोगों की वहां टिकी है। सबको पता हम सांसद बन नहीं सकते हैं, हमें लोकसभा की टिकटें मिलेंगी नहीं, तो भाई अहिरवाल में 5-7 सीट है, इस पे किसी तरीके से हम काबिज हो जाए, किसी के बिल्ली का भाग का छिक्का टूट जाए। कप्तान साहब ने 19 में रिस्क लिया, बेटे को आगे करा और विधायक बन गया, और कहे पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि खुद दादा उनके पिताजी जीते, वो जीते, और फिर उनका बेटा वन टाइम में जीत गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग लगे हुए जीतने के लिए कि एक बार मौका मिल जाए, विधानसभा पहुंच जाए। 2019 में भी कई नेताओं को बिल्ली का भाग का छिक्का टूटा, 14 में भी टूटा, विक्रम भी जीत गए, मंत्री बने। सर टिकट पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देते हुए 2-4 चीजें देखती है कि उस पर्टिकुलर विधानसभा में जो व्यक्ति टिकट ले रहा है उसका अपना प्रभाव कितना है, उसके साथ कितने वोट है, कितने लोग हैं, और उसके साथ कितने लोग और वो जोड़ सकता है, और कैसे ये टिकट बाहर आ सकती है। अब कांग्रेस में अगर आप कहोगे तो कांग्रेस में मुझे तो विनय भाई भी बता देंगे कि कप्तान साहब को टक्कर देने के लिए कोई कैंडिडेट कांग्रेस में अभी पिछले 8-10 साल से नहीं है कोई भी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो विनय भाई बता देंगे यहाँ से आपको कौन कांग्रेसी नजर आता है। ऐसे हिसाब से तो 30-40 सालों से नहीं है मेरी, जब तक मैं देख रहा हूँ 20 साल तो मुझे पत्रकारिता करते होंगे। सर तो मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बता रहा हूँ। दूसरा रही बात बीजेपी की, अब बीजेपी की आज जिस पार्टी की हवा है, तो हवा के साथ कैंडिडेट भी भागता है। कोई प्रत्याशी हो तो वो सोचता है कि तेरे को 15-20% का हवा का फायदा मिलेगा। पार्टी की तो वोट बैंक है ही है, उसके साथ तेरे को हवा का फायदा मिलेगा और कुछ तू अपने जोड़ेगा। तो उसमें क्या होते हैं कि लोग बाग आजकल महत्वाकांक्षी बहुत हो गए हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, मेहनत करे बगैर फटाफट जल्दी से विधानसभा पहुंच जाए, नाम हो जाए। तो उस चक्कर में जितने ये दल बदलू होते हैं, अब ये इनकी महत्वाकांक्षा होती है। अब महत्वाकांक्षा के लिए अब आप रेवाड़ी का ही लो, तो रेवाड़ी में शायद कापड़ीवास जी ने एक बार पार्टी छोड़ी है, टिकट नहीं मिली, वरना पिछले 10-15-20 साल से झंडा उठाए आ रहे थे वही बीजेपी का। कोई कैंडिडेट नहीं था उनके अलावा, बताओ कौन था? एक अपने राव साहब धारवाड़ा से होते थे, अपने जेलदार साहब शिवरतन जी, या तो उनने सबसे लंबा झंडा उठाया है। रेवाड़ी से अपने ग्रोवर साहब थे, जो ग्रोवर साहब प्रदेश अध्यक्ष भी बने। पंडित हंसराज जी थे, जो कि यहाँ के बीजेपी के पुरोधा रहे हैं, मगर वो भाई समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। भैया आप जब की बात कर रहे हैं ना, जब पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं था, ये पार्टी तो 2014 के बाद हिसाब से अस्तित्व में आई है बीजेपी। उसके बाद के जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई है, तब कहीं जाकर के हरियाणा में इतनी लहर आई है। विनय जी से बात कर रहे थे, विनय जी थोड़ा खुलासा करेंगे, ये भी अच्छा खुलासा करेंगे आप ही की तरह।
मोहनलाल जी 1995 में जो इलेक्शन हुए थे, बंसीलाल जी का साथ देके बीजेपी ने अच्छी खासी अपनी मौजूदगी प्रदेश में दर्ज करवाई थी। और बीजेपी का चाहे एक दो ही विधायक बने हो, मगर 2-3 विधायक हमेशा बनते रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाई बीजेपी का नहीं था इसमें। जी हाँ, 4 विधायक बने थे। जी हाँ। विनय जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो ये स्थिति है एकदम से कि बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस का तो क्लियर है पिक्चर कि कैप्टन हाउस के अलावा शायद नहीं है, इनेलो का भी इतना मारामारी नहीं है, और जेजेपी की आप हालत देख ही रहे हो, एक बावल से है, वो भी आजकल राव इंदरजीत सिंह की शरण में घूम रहे हैं, तमाम दिल्ली उनके जन्मदिन पर गए हैं, और किसी न किसी तरीके से चाहते हैं राव हाथ धर दे। और क्योंकि बनवारी जी पर सहकारिता विभाग को लेकर के जो पूरा मामला है, तो और ज्यादा वो आश्रित होगा कि राव किसी न किसी तरीके से हमारी पैरवी कर दे। जो है क्या नाम है, सबरवाल जी। मोहन जी, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, हमारी प्रथम रैली जो मोदी जी खुद कह के गए अपने भाषण में, मैंने पिछले जो लोकसभा चुनाव में जो पहली रैली की थी, जब उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया, तो रेवाड़ी की धरती से वो करके गए थे, और उस बात का वो अच्छा खासा इस रैली के अंदर ढिंडोरा भी पीट के गए, भावनात्मक एक बहुत अच्छा भाषण भी देके गए। तो उस रैली में उन्होंने एक बात कही थी कि रेवाड़ी वीर जवानों की खान है, मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके रहूंगा। आज तक वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। ठीक है जी, अब इस रैली के अंदर ही वो कई बातें करके गए हैं। उन्होंने मेरे मित्र इंद्रजीत को 2-3 बार कहा है, पर पिछला अगर आप मोदी जी का रिकॉर्ड देखें, मैं और 2-3 स्टेट के उदाहरण दूंगा तो टाइम लग जाएगा, मगर पिछला रिकॉर्ड आप देखें तो उन्होंने जिसको भी अपना मित्र बताया है, उस मित्र को किनारे करने का मोदी जी ने हमेशा काम किया है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, और भी कई स्टेटों की बात कर ले, तो जिसको भी उन्होंने अपना ज्यादा अजीज बताया, उसको हमेशा किनारे करने का उन्होंने काम बताया है। दूसरा, हमारे माननीय सांसद साहब अकेले इकलौते ऐसे उस 10 सदस्यीय कमेटी के अंदर आए हैं जो इकलौते सांसद हैं हरियाणा से, और अगर उनके जो भी समर्थक हैं वो ये हवा बना रहे हैं, कह रहे हैं अकबर राव साहब का या हो रहा है इसलिए उनको लिया गया, तो मैं ये मान के चलूं अब केवल एक दक्षिणी हरियाणा की सीट ऐसी है जो बीजेपी जीत रही, बाकी 9 के सांसदों का कोई और नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, मतलब उनका वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर, फिर तो यही बात उनकी बातों से सिद्ध हो गया ना अपने आप। भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जनता को कहने की जरूरत नहीं, जब एक आदमी का है उनको ही कमेटी में लिया गया है, तो वो 9 सांसद जो है हरियाणा लोकसभा के अंदर, उनका वहां कोई ओरा नहीं है, मतलब वो कैंडिडेट बदले जाएंगे, और अगर उनमें से टिकटें मिलती है उन कैंडिडेट को, उनका ओरा है, तो इसका मतलब यहां से हमारे सांसद साहब की टिकट कटेगी। ये सिंपल सा एक लॉजिक की बात है। जब खुद कोई भी जज है जो दूसरों के फैसले सुनेगा, उस पर स्क्रीनिंग करेगा, वो अपने मुकदमे को आगे कैसे पैरवी कर सकता है, कैसे रख सकता है। आप ये छोटा सा लॉजिक आप समझ लीजिए। जो कमेटी बनी है उसका काम क्या है, जो भी लोकसभा के लिए कमेटी है बनी है, विधानसभा की कमेटी नहीं है, ये लोकसभा की है, और उसमें जो भी टिकट के दावेदारी पेश करेंगे, उस टिकट का एक स्क्रीनिंग करके एक पैनल बना के वो आगे स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में अगर कोई इशू आते हैं, किसी तरह की दिक्कतें आती है, तो वो आगे हाईकमान को जाएगी, हाईकमान उन मुद्दों को सुलझाएगा, फिर टिकटों का वितरण होगा। जब अकेले इनको लिए गए हैं, तो या तो एक चीज मान के चलिए कि भाई अगर इनको टिकट मिल रही है खुद उस कमेटी में रहते हुए, तो पूरे हरियाणा में अकेले ऐसे सांसद हैं जिनका ओरा है, बाकी 9 सांसदों का ओरा नहीं है, इसके बाद 9 सीटें कोई सवाल अगर भाजपा की कट रही है, उनको किसी और जगह स्थापित किया जा रहा है। हो सकता है पुत्री मोह में या कोई अन्य उनका इंटरनल कोई मसौदा तैयार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बात हुई हो, आप लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा में टिकट दे देंगे, आपको दे या पुत्री को दे या किसी को भी दे, तो हो सकता है वो इंटरनल सेटिंग हर पार्टी अपने अंदर अंदरूनी रूप से करती है, जो बातें समय पर बाहर आती है, पहले बाहर नहीं आ सकती। ना वो मैं बता सकता हूँ, ना पढ़ना भाजपा जो भी राव साहब के समर्थक है वो बता सकते हैं। वो तो अभी छन छन के बाहर आएगी ना। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी हर चीज का श्रेय लेते हैं, हर चीज का श्रेय जो वो लेते हैं, हमने ऐसा किया, तो अगर कोई गलती होती है, कमी रहती है, उसका श्रेय उनको लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात मैं चंडीगढ़ की करता हूं। अब चंडीगढ़ के अंदर सार्वजनिक रूप से वो धांधली उजागर हो गई, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो मेयर था वो कोर्ट में घोषित कर दिया। अब इसके लिए कब प्रधानमंत्री क्षमा मांगेंगे, कब हमारे जो है यहाँ के जो बड़े नेता हैं वो क्षमा मांगेंगे, हाँ हमने गलती की है, और हम ऐसी गलतियां अदर जगह भी करते रहे जहाँ कैमरे नहीं लगे थे, जो जनता नहीं देख पाई, कोर्ट नहीं देख पाई, या दूसरी पार्टी को नेता नहीं देख पाए। इसका मतलब तो यकीनन होते ही होंगे ऐसी गलतियां नहीं है। ये प्रायोजित प्रोग्राम है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, क्योंकि आप मान के देखिए, ये अगर एक अधिकारी ने किया तो ये एक तरह से लोकतंत्र का बलात्कार हो रहा है।
और ऐसी घटनाएं कितनी पर्दे के पीछे हो रही हैं, क्योंकि सारे मुकदमे कभी बलात्कार के थाने में दर्ज नहीं होते, बाहर सेटलमेंट फैसले भी हो जाते हैं, बहुत से लोग शर्म की वजह से उन मुकदमों को नहीं ला पाते। तो ये उसी के बराबर लोकतंत्र का बलात्कार है, आप ये चीज मान के चलिए। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ की टिकटें 14 में दिलवाई, हमारे सांसद साहब ने बहुत टिकटें दिलवाई, पर जो टिकटें अब 19 में भी टिकटें मिली, अब बाबू भाई जी मेरी बात से सहमत हो या ना, पर मैं मान सकता हूं, जब नगर परिषद में इस लेवल का भ्रष्टाचार है तो आज तक सांसद साहब ने एक बार भी एडमिट किया है? उनको खुद करना चाहिए। जब टिकट दिलवाने में उन्होंने ढिंढोरा पीटा, अब टिकट हमने दिलवाई है, बनवारी लाल जी का मुद्दा है, तो नैतिकता के नाते आज तक पार्टी ने ना बनवारी लाल जी से इस्तीफा मांगा है, ना हमारी नगर परिषद की मेयर से इस्तीफा मांगा है, और ना ही किसी नेता ने जिनको उन्होंने टिकटें दिलवाई आज तक सार्वजनिक रूप से किसी मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की है अगर हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को सुधार रहे हैं, इसमें हम शर्मिंदा है और इलाके की जनता से हम क्षमा चाहते हैं। विनय जी, सबसे बड़ी बात, राव के सिपाही बैठे हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया तुमको। विनय जी, फिर राव साहब की पैरवी कर रहे हैं, राव साहब नहीं बोलेंगे। मैं अब आपको दुरुस्त करता हूं। दक्षिण हरियाणा से रामविलास शर्मा जी लिए गए हैं। सुधा और भूपेंद्र भाई, सुधा बहन जी और भूपेंद्र भाई, कोई सिटिंग एमपी नहीं है, ना सिटिंग एमएलए। सुनिए, कोई सिटिंग एमपी नहीं है भाई। मैंने आपके 5 मिनट सुन ली है, जरा आप जरा 2 मिनट कृपया मेरी सुन लेगा। पार्टी इलेक्शन के लिए कितना सीरियस है, ये सीरियसनेस देखी जा सकती है कि हमारे दो यहाँ के जो सुधा बहन जी और अपने भूपेंद्र भाई केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं, उस होने के बावजूद भी मोदी जी ने या नड्डा साहब ने हरियाणा के लिए ड्यूटी लगाई है कि भाई आप स्क्रीनिंग कमेटी में हमें जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए। ये पार्टी की सीरियसनेस है। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हो कि ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमारी तरफ से किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी ने दिया, मुझे मेरे तो संज्ञान में है नहीं किसी ने कहा कि बहुत बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप देखोगे उसमें रामविलास शर्मा जी हैं, सुधा जी हैं, भूपेंद्र भाई हैं, अपने फरीदाबाद से ले रखे हैं 2 आदमी ले रखे हैं, 5-6 आदमी हमारे यहाँ की 3-4 टिकटें होती हैं, उस 3-4 टिकटें में 5-6 पूरे आप ये इसको मत डालो कि दक्षिण हरियाणा वहां का ले लिया। इनने पूरे हरियाणा का एक बैठ के जो सीनियर आदमी थे, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, उनका क्या योगदान नहीं है पार्टी के अंदर, जरा मुझे बता दीजिए आप कि भाई क्या योगदान नहीं है। जो पार्टी के जितने सीनियर आदमी थे, बराला साहब को चलो राज्यसभा में भेज दिया, मगर भाई पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनका है। अपने जो धनखड़ साहब थे पूर्व अध्यक्ष थे, उनको भी लिया, सबको लिया गया। ये जो कह रहे हैं गलत बात है। और रही बात दूसरी बात, सर प्लीज मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। रही बात बनवारी लाल और उनकी, तो विनय भाई आप भी पार्षद रहे हैं, 3 साल प्रधान बड़े हो गए यहाँ से, आपने कौन सी एक बात इसकी उठाड़ी कि मैं चेयरमैन चोर है, ये भी उठाने वाले हम ही है ना। मैंने आपको क्या कहा कि भाई हमसे गलती हो गई या हमने गलत आदमी आ गया, हमने किसी चोर को या डकैत को हमने बढ़वा दिया यहाँ से, तो उसका भी सर्वनाश हम ही करेंगे। बनवारी लाल के लिए सिर्फ हम या हमारे पार्टी के लोग बोल रहे हैं, किसी एक बीजेपी के उसने या आपके कांग्रेसी भाई इतने हैं। भाई कप्तान साहब का गाय बगाए अभी ही बयान आया है, मैं तो 2 साल 2.5 साल से इस पर लड़ रहा हूँ। उसके अलावा 52 से आपके कांग्रेसी रंगा साहब रहे, शकुंतला भगवाड़ी, किसका बयान आ गया था। और पार्षद तो रेवाड़ी में 32-34 पार्षद अब है, और अगर आप गिनोगे तो पिछले 3 योजना के तो 200 पार्षद बैठेंगे। तो 200 पार्षद भाई कहां सो रहे थे, जो किसने आवाज नहीं उठाई? भाई आवाज नहीं, वो तो देखिए मुद्दा लगातार उठ भी रहा था, लेकिन आपने उसको जो प्रमुखता से उठाया, उसीलिए सवाल खड़ा हो गया कि जब राव के सिपाही अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमने गलत आदमी को चुन लिया, उसको हटाएंगे। ये भी बोलने की क्षमता राव के वर्करों की या राव के आदमियों की है कि भाई हमने गलत चुन लिया था। कौन कहता है हमने गलत चुन लिया? सवाल फिर आ जाता है विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि विधानसभा की टिकटों को लेकर के जो मारामारी है, चाहे सजन पहलवान हो, राजवीर यादव हो, और कहे सुनील मुसेपुर हो, उधर बीजेपी में अमित यादव हो, अरविंद यादव हो, मुकेश कापड़ीवास हो, रणजीत सिंह कापड़ीवास हो, और भी कई हो, सतीश कोड़ा हो, तमाम ये लोग हैं जो लगे हुए, कहे आधा दर्जन उधर आधा दर्जन इधर। तो एक कबड्डी का मैच जो चलेगा, उसमें क्या लगता है किसकी विजय होगी? सर पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगी उसके पीछे खड़ा होना होगा। इन सबको अगर कोई खड़ा नहीं होगा, कोई छोड़ के जाएगा, उसकी भैया आज जिस तरीके से बीजेपी चुनाव समिति बनी है, राव इंद्रजीत सिंह का नाम आया, कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की नींद उड़ेगी कि वो समिति में भी आ गए हैं। मोहनलाल जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं
बस आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। राव साहब गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसके नीचे 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। महेंद्रगढ़ जो पहले पूर्व लोकसभा क्षेत्र होता था हमारा, उसकी भी 4 विधानसभा आती है। तो राव साहब के पास 10 आप मान के चलो 9 ये 13 विधानसभा क्षेत्र। तो क्या राव साहब के पास रिवाड़ी में ही कैंडिडेट है और कहीं कैंडिडेट ही नहीं है 10 12 की आप घुमा फिरा के सब यार रिवाड़ी में? अरे भाई राव साहब के पास हर एक सीट के ऊपर, राव साहब जो नेता इस कद का होगा, देवीलाल जी इस कद के आदमी थे, तो उनके पास भी हर एक सीट के ऊपर 10 15 उसका यार विनय जी, इनको देखिए, आप ये समझ, हम रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, रेवाड़ी की नहीं कर रहे हैं। रेवाड़ी राव का भी गृह क्षेत्र है। सवाल ये 2019 में टिकट कटने से सर मैंने मान ली बात। राव का अगर गृह क्षेत्र है तो 2015 में कापड़ीवास का कोई कर्नाटक से आया था चुनाव लड़ने के लिए। कापड़ीवास भी यही था, पार्टी ने टिकट दी, राव साहब ने मदद करी। विनय थोड़ा सा काउंटर कीजिएगा, थोड़ा सा। प्रवीण भाई सुनो मेरी बात। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इतनी लंबी विधानसभाएं आती हैं, तो मैं एक सवाल और पैदा कर रहा हूं मेरे जो मन में है। अगर राव साहब के कहने से केवल एक टिकट मिली रेवाड़ी विधानसभा की, बाकी पार्टी ने दी जितनी दी, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, हमें पटौदी की मिली थी। मैं कह रहा हूं आपके, हमें बावल की टिकट मिली थी। पटौदी बावल की बनवारी लाल की मिली थी ना। 14 में तो इतने नेता पार्टी के पास अपने नेता थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सारे किराए के नेता लेके आए थे अदर पार्टियों से, जिनके दम पे सरकार बनी थी। अब वो धीरे धीरे पार्टी कैडर में एडजस्ट हुए, जो नेता बाहर से आए थे वो एडजस्ट हुए धीरे धीरे करके, और फिर भी पार्टी में उनके बीच में एक द्वंद चल रहा है। रेवाड़ी में तो खासकर चल रहा है। या 2 भारतीय जनता पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी तो है जो राव समर्थक और राव साहब है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी वो है जो पुराने भारतीय जनता पार्टी में पहले से थे, और वो राव साहब के आने के बाद कहीं ना कहीं उनको असुविधा महसूस हो रही है। तो हमेशा जिस तरह कांग्रेस के अंदर खींचातानी चल रही है, वही खींचातानी यहाँ रेवाड़ी में देखने को आए दिन देखी जाती है। चुनाव में भी देखने को मिली, अब भी देखने को मिलती है। क्योंकि मैं रोकूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 2014 के बाद मोदी जी के आने से जो भाजपा का ओरा खड़ा हुआ ना, वो भाजपाई जो पुराने भाजपाई है, उनको लगता है हम तो कोई फायदा उठा ही नहीं पाए, क्योंकि 14 में राव आ गए, हम आज भी दरी बिछाने वाले। टीस वो हो रही है कहीं ना कहीं कि अब भी अगर राव रहे तो राव की ही चलेगी, हमारा नंबर ताउमर नहीं आना है, ढूंढते रह जाएंगे। 14 में कापड़ीवास का टिकट मिली है तो कापड़ीवास का कद था, 14 में उनको चाहिए थे कैंडिडेट। मैं मोहनलाल जी विनय भाई से ही पूछ लेता हूं कि आप राव साहब के कद का, आज भी विपक्षी पार्टी में कोई गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई कैंडिडेट है तो मुझे बता दो ना। यही तो भाइयों की पीड़ा बता रहे हैं, उनके राव वही बताना चाह रहा हूं भाई। राव साहब के कद का भारतीय जनता पार्टी में या विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, कोई नेता नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में आप 3 स्टेट के 5 स्टेट के चुनाव उनमें देखेंगे, अगर वो जितने भी जनाधार के नेता है सबको दरकिनार कर रही है, और वो केवल चुनाव तक तो उनका प्रयोग करती हैं, और एंड टाइम पे उनको ऐसे मक्खी की तरह निकाल कर बैठा देती हैं। अपने नए जो पुराने कैडर के अंदर जो नेता है, जो संघ से जुड़े हैं या पुराने भाजपा से जुड़े हैं, उनको लाके वो बैठा देती हैं। ये ताजा उदाहरण अभी 5 जो चुनाव हुए राज्यों के अंदर, उनके अंदर देखने को मिले। ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रत्यक्ष है सबके सामने। अब दूसरी असहजता की बात करें आप, भारतीय जनता पार्टी कब किसको कहां लाके बैठा दे कोई नहीं कह सकता। आज तक राव साहब घोषणा की है उन्होंने अपने मुंह से, आप समर्थक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं किसी का समर्थक हूं, किसी भी कुछ भी कह सकता हूं। आज तक कहां घोषणा हुई है कि राव साहब ये हमारे लोकसभा के कैंडिडेट हैं? आप बात करें यूपी के अंदर, अखिलेश यादव ने 19 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी है अपनी तरफ से, जहां चुनाव होने हैं जल्दी। आज तक एक की घोषणा हुई है तो बताइए मुझे। विनय भाई, अखिलेश जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं। ऐसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं अगर कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी तो पूरे स्टेट के, अगर हरियाणा के डिक्लेयर होंगे तो हरियाणा के 10 कैंडिडेट है, 10 में से जब वो 6, 7, 8 डिसाइड हो जाएंगे तो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। चलिए देखिए, चर्चा को समाप्त करने के लिए कमेटी बनाई है, आज दोपहर में कमेटी बनाई है। बहुत लंबी चर्चा हो गई। मैं 3 नाम गिना देता हूं राव समर्थक के, 3 गिना देता हूं बीजेपी के। राव समर्थक में सुनील मुसेपुर हो गए, एक सजन पहलवान, राजवीर, ये 3 पिक्चर के अंदर है जिन्होंने अपने यहाँ रेवाड़ी के अंदर लगाया हुआ है। चौथा
बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद यादव हो गए, मुकेश कापड़ीवास कह लो या रणधीर सिंह कापड़ीवास कह लो या सतीश कोड़ा कह लो, कोई और लग रहा है या अमित यादव को ऊपर से टिकट मिल जाए, क्योंकि पिछली बार अमित यादव ने बहुत ताकत लगाई थी, नहीं मिली, खर्चा भी करा, शांति से बैठ गए। तो इन चार में से आपको लगता है कोई और है कोई कैंडिडेट या इनमें से मिलेगी किसी एक को? मोहनलाल जी, टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है, जिले से नाम जाएंगे पहले, तो जिले के बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट के इन दोनों खेमों में सबसे ज्यादा कौन मजबूत नजर आता है? कापड़ीवास आते हैं, मुकेश कापड़ीवास आते हैं, अरविंद यादव आते हैं, सतीश कोड़ा आते हैं, या फिर राव खेमे में सुनील मुसेपुर आते हैं, सजन पहलवान आता है, राजवीर यादव आता है? भाई और भी कई समर्थक जो प्रचार प्रसार करते हैं, टिकट की दौड़ में नहीं है वो लोग। सुनिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं बैठ के आपके चैनल में टिकट बांटू। ये सारा काम पार्टी हाईकमान का है, स्क्रीनिंग कमेटी। पूछ रहा हूँ, चांस किसके ज्यादा है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता। चांस तो भाग की बात है, जिसके सर पे राजयोग लिखा होगा उसे टिकट मिल जाएगी। तो यानी कि दौड़ेंगे सब, कौन जीतेगा वो वक्त बताएगा, यानी कि तस्वीर होगी लोकसभा चुनाव के बाद बाहर, तस्वीर सामने। मोहन जी, आप जितने भी आप नाम गिना रहे हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, ये सब चुनाव से पहले के घोड़े हैं। असली घोड़ा जो युद्ध का घोड़ा होगा तो चुनाव के समय दौड़ेगा।